पुराने समय में किसी गांव में मंगतू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, जो हमेशा उसकी सेवा करता और उससे आशीर्वाद लेता। वे बहुत गरीब थे। मंगतू दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को बाजार ले जाकर बेच आता। उसे जो पैसे मिलते, उनसे मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। मंगतू को परिश्रम करते देखकर उसकी बूढ़ी मां हमेशा उसे एक ही आशीर्वाद देती, बेटा, ईश्वर करे तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से हो। और वो हर बार हंसकर जवाब देता, मां, ये कैसा आशीर्वाद है? कहां मैं और कहां राजकुमारी? मां अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहती, बेटा, ईश्वर बहुत दयालु और कृपालु है। उसकी कृपा से कभी निराश मत होना। राजकुमारी भी आखिर इंसान ही तो है। अगर ईश्वर चाहे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सकती है। किसी खूबसूरत राजकुमारी से? क्या किसी राजकुमारी की शादी किसी गरीब से नहीं होती? ये तो सब भाग्य के खेल हैं। बेटा, एक बूढ़ी गरीब मां अपने बेटे को इसके अलावा और क्या आशीर्वाद दे सकती है कि उसकी संतान को वो सारा सुख मिले जो किसी राजा या अमीर को प्राप्त है। अपनी मां का आशीर्वाद पाकर मंगतू को बहुत खुशी मिलती और वो पहले से भी ज्यादा उसकी सेवा और आज्ञा पालन करता। गरीबी के कारण वो शिक्षा के सुख से वंचित रहा, लेकिन अपनी बूढ़ी मां की सेवा करके वो स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता था और दूसरों को भी माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार की सीख देता रहता था। उन्हें गरीब जानकर कोई भी उनसे रिश्तेदारी नहीं करता था, लेकिन मंगतू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मंगतू जंगल में लकड़ियां काटने में व्यस्त था कि अचानक उसकी नजर दो अजीबोगरीब पक्षियों पर पड़ी, जिनका आकार मुर्गे की तरह था। मंगतू ने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे थे और आश्चर्य की बात यह थी कि उसे उनकी बातें भी समझ में आ रही थी। मंगतू एक पेड़ के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक पक्षी दूसरे से बोला, मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि हम सिंध में आ गए हैं। देखो गर्मी कितनी ज्यादा है। यह सुनकर दूसरा पक्षी बोला, तुम ठीक कहते हो। हम दुनिया की सैर करते हुए थोड़ी देर आराम करने के लिए यहां उतरे हैं, लेकिन यहां तो बहुत गर्मी है और हम ठंडे इलाके के पक्षी हैं। पहला पक्षी बोला, अब सोचना क्या? हमारी अगली मंजिल बहारिस्तान है। वहां का राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय है और उसकी प्रजा में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी खुशहाल है। वहां के जंगल में हमारी जाति के बहुत से पक्षी रहते हैं और जंगल भी बहुत विशाल है। दूसरा पक्षी बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि सारी दुनिया देख ली, लेकिन चीन की सैर अभी बाकी है। पहले पक्षी ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी, लेकिन एक समस्या है। दूसरा पक्षी बोला, कौन सी समस्या? पहला पक्षी बोला, चीन का मौसम भी इस समय सिंध की तरह गर्म है, इसलिए हमें कुछ समय बहारिस्तान में ही रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे भी चीन देखने की बहुत इच्छा है। उसके लिए हमें उपयुक्त समय और मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हमें बहारिस्तान के राजा के राज्य में रहना होगा। ये बातें करके दोनों पक्षी चुप हो गए। मंगतू ने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों के साथ मैं भी बहारिस्तान चला जाऊं और खूब पैसे कमाकर अपनी मां की सेवा करूंगा। उसने योजना बनाई कि जब ये पक्षी उड़ेंगे तो छलांग लगाकर एक पक्षी की पीठ पर सवार हो जाऊंगा। मंगतू पक्षियों के उड़ने का इंतजार करने लगा। वे पक्षी आकार में बहुत बड़े थे। शाम का अंधेरा घिरने लगा और पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो गए। मंगतू ने ऊंची छलांग लगाई और एक पक्षी की पीठ पर सवार हो गया। दूसरी तरफ जब पक्षियों ने एक आदमी को अपने साथ पाया तो वे डर और भय के मारे आकाश की ओर उड़ गए और थोड़ी ही देर में वे आकाश में उड़ रहे थे। मंगतू ने पक्षी के पंख मजबूती से पकड़ रखे थे। आकाश में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वे दोनों पक्षी खामोश रहे। शायद वे डरे हुए थे या इस आदमी से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार काफी दूरी तय करने के बाद वे दोनों पक्षी बस्ती से दूर एक जंगल में उतरे। जैसे ही पक्षी जमीन पर उतरे, मंगतू ने पक्षी से उतरकर एक तरफ दौड़ लगा दी।
शायद वो पक्षियों के भय से घबरा गया था। दौड़ते दौड़ते वो काफी दूर निकल आया। ये रात का समय था और मौसम काफी ठंडा था। वो सर्दी से कांपता हुआ एक शहर में आ पहुंचा। शहर में पहुंचकर उसने एक आदमी से शहर का नाम पूछा। उस आदमी ने पहले मंगतू को गौर से देखा और फिर कहा, इस समय तुम बहारिस्तान में हो। मंगतू ने उस आदमी का धन्यवाद किया। आज शहर को खूब सजाया गया था। हर तरफ चहल पहल थी। बाजारों में भीड़ लगी हुई थी। पूरे शहर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों की वजह से शहर की शोभा दोगुनी हो गई थी और लोग भी समूह बनाकर खाना खा रहे थे। मंगतू भी सुबह से भूखा था। पहले जंगल का काम और फिर थकान भरा सफर। वो भी एक समूह में बैठ गया। मंगतू ने एक आदमी से पूछा, भाई, ये पूरे शहर में किस बात का जश्न है और ये किसकी तैयारियां हैं? वो आदमी बोला, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते? आज राजा की बेटी की शादी है। इसी खुशी में ये जश्न और दावत का इंतजाम किया गया है। मंगतू ने भी खूब पेट भरकर खाना खाया और ईश्वर का धन्यवाद दिया। फिर एक तरफ बैठ गया। वहां सर्दी से बचने के लिए लोगों ने आग जलाई हुई थी और वो उसकी गर्मी सेंक रहा था। मंगतू को सिंध की गर्मी याद आ रही थी। वो सोचने लगा कि इस अनजान शहर में आखिर वो क्या काम करेगा। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी। सर्दी और थकान की वजह से नींद उससे कोसों दूर थी। वो आग में हाथ सेंक रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आया और बोला, शक्ल से तो तुम मजदूर लगते हो। मंगतू ने कहा, मैं यहां मजदूरी के लिए ही आया हूं। वो आदमी भी मंगतू के पास बैठ गया और इधर उधर देखने के बाद फुसफुसाते हुए कहने लगा, देखो मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक काम करना है जिसके बदले मैं तुम्हें 2000 दीनार दूंगा। लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है और गुप्त रखने वाला है। मंगतू बेचारा गरीब लकड़हारा था। 2000 दीनार सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। अचानक उसके मुंह से निकला, इतनी बड़ी रकम? दूसरा व्यक्ति हंसकर बोला, मेरे दोस्त, इससे भी कहीं ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात किसी दूसरे तक पहुंच गई तो तुम्हारी खैर नहीं। राज खुलने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? मंगतू ने सोचा कि एक ही रात में उसे इतनी बड़ी रकम मिल रही है। वैसे भी इस पराये देश में उसका कौन है जिसे वो ये गुप्त बात बताएगा? अगर उसे ये रकम मिल जाती है तो वो कल ही सिंध के लिए वापस रवाना हो जाएगा। जाकर अपनी मां की सेवा करेगा और किसी अच्छी लड़की से शादी करके बाकी जिंदगी आराम से गुजारेगा। वो आदमी मंगतू को बस्ती से थोड़ा दूर ले गया और उसने 2000 दीनारों की पोटली मंगतू के हाथ में रख दी। ये लो तुम्हारी रकम, और अब मेरी बात गौर से सुनो। वो आदमी इधर उधर देख रहा था और फिर फुसफुसाते हुए बोला, मैं राजा के होने वाले दामाद का खास मंत्री हूं। दरअसल राजकुमार की शक्ल सूरत साधारण है और वो काफी बूढ़ा भी है। बदसूरत होने के बावजूद वह राजकुमारी से शादी करना चाहता है। बस अभी निकाह और रुखसती, विदाई होनी बाकी है। लेकिन अगर राजकुमारी ने उसे देख लिया तो वो किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करेगी और फिर राजा को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। सोचो, हमारे राजा और हमारे राजकुमार की कितनी जबरदस्त बेइज्जती होगी। राजा अपनी प्रजा के सामने किस मुंह से जाएगा? अभी तक राजकुमार का सामना पूरी प्रजा में किसी के साथ नहीं हुआ है। मंगतू ने कड़े स्वर में कहा, आपने मुझे मुसाफिर जानकर मुझे पैसे का लालच दिया और किसी के साथ धोखा करने के लिए उकसाया। चालाक मंत्री मुस्कुराकर बोला, अरे मियां, आप आम खाओ पेड़ क्यों गिन रहे हो? निकाह के वक्त तो राजकुमार वहीं पर मौजूद होगा। बस रात के वक्त चंद घंटों के लिए पर्दे में रहकर राजकुमार बनकर राजकुमारी के पास जाना है। बस एक बार राजकुमारी की विदाई हो जाए। याद रखना, किसी भी हालत में तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। बस कोई बहाना बनाकर सो जाना और सुबह होते ही यहां से इतनी दूर निकल जाना कि कोई तुम्हारा पता भी न लगा पाए।
मंगतू बेचारा सोच में पड़ गया। उसे चंद घंटों के नाटक के लिए 2000 दीनार मिल रहे थे। वैसे भी एक राजकुमार की शादी तो एक राजकुमार से ही हो रही थी। तो फिर क्या गोरा और क्या काला? उसे सोच में डूबा देखकर मंत्री बोला, ये लो रकम और अब सोचो मत। हमारे पास वक्त नहीं है। राजकुमार की जिद है कि वो राजकुमारी को लेकर ही जाएगा। तुम्हें बस थोड़ी सी अदाकारी करनी है। अब मेरे साथ चलो। मंत्री मंगतू को एक शाही कक्ष में ले आया और उसके हाथ में एक शाही वस्त्र थमाते हुए बोला, तुम्हारा काम अब शुरू हुआ। ये शाही पोशाक पहनो और मेरे निर्देशों के मुताबिक चलो। और हां, याद रखना, इस राज में हम दोनों की जान की सलामती है। राज खुलने पर हम दोनों की जान जा सकती है। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूं ना, राजकुमार? मंत्री ने तो उसे अभी से राजकुमार बना दिया था, लेकिन मंगतू को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने वो शाही वस्त्र पहना और मंत्री के निर्देशों के अनुसार चलने लगा। शाही रस्मों के अनुसार शादी की सारी क्रियाएं पूरी हो चुकी थी। दूल्हा और दुल्हन के लिए महल के खास कमरे को सजाया गया था। रात अभी बाकी थी। मंगतू लकड़हारे ने डरते डरते दुल्हन का घूंघट उठाया। राजकुमारी ने इतना सुंदर दूल्हा देखकर ईश्वर का धन्यवाद दिया, लेकिन वो दूल्हे की चुप्पी देखकर हैरान जरूर हुई। क्या बात है सरताज, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? वो मंगतू की खामोशी से परेशान हो गई थी। मंगतू ने सोचा, कोई बहाना बनाना होगा, नहीं तो वो बार बार यही सवाल पूछती रहेगी। दरअसल राजकुमारी साहिबा, मंगतू ने कहा, बात यह है कि मैंने एक मन्नत मानी है कि जब मेरी आपसे शादी होगी तो मैं 3 दिनों तक किसी से बात नहीं करूंगा। इसलिए कृपया मेरी मजबूरी समझकर चुपचाप सो जाइए। जब 3 दिन बीत जाएंगे तब हम खूब बातें करेंगे और हमारे राज्य की सैर भी करेंगे। उस वक्त मंगतू को अपनी मां की बहुत याद आ रही थी और उसका आशीर्वाद भी। बेटा, ईश्वर करे तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से हो, किसी खूबसूरत राजकुमारी से। वो मन ही मन अपनी मां से कह रहा था, मां देखो, मेरी शादी एक राजकुमारी से हो गई है, और वो भी बहारिस्तान की इतनी सुंदर राजकुमारी से। मां, आज मैं बहुत खुश हूं कि ईश्वर ने मेरी सेवा और आपके आशीर्वाद के कारण मुझे चांद सी दुल्हन दी। लेकिन मां, ये दुनिया बहुत जालिम है। ऐसी भोली भाली और खूबसूरत राजकुमारी के साथ धोखा हो रहा है। मां, हम बेचारी राजकुमारी से धोखा क्यों करें? अगर मैंने उसे सच सच सब कुछ बता दिया तो राजकुमार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, मां। इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूं। मैं जानता हूं आप मेरी वजह से बहुत परेशान होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि दोबारा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अपनी मां को याद करके रो रहा था। आखिरकार भोर का वक्त हो गया और दुल्हन गहरी नींद में सो रही थी। मंगतू चुपके से उठा, एक नजर अपनी दुल्हन पर डाली और मंत्री द्वारा दी गई 2000 दीनारों की पोटली उसके सिरहाने रख दी। अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोला, ए राजकुमारी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मंगतू ने आंसू पोंछे और चुपचाप महल से बाहर निकल गया। सुबह होने से पहले ही वो दूर जंगल में जा पहुंचा। पूरा दिन लगातार चलने के बाद थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सफर की थकावट और भूख से वो बेहाल हो चुका था। उसके पास बस वो शाही अंगूठी थी जो राजकुमारी ने उपहार में दी थी। वो वापसी का रास्ता सोच ही रहा था कि उसे वही पक्षी दिखाई दिए जो उसे उड़ाकर यहां लाए थे। वे आपस में बात कर रहे थे, दोस्त, हमारे कबीले के सारे पक्षी तो चीन चले गए। अब हमारा यहां रुकना मुश्किल है। हम आज ही चीन की ओर चल पड़ेंगे। और हां, वापसी में उस सिंध के जंगल में जरूर उतरेंगे जहां हमें वो आदमी मिला था। उस जंगल में आमों के बहुत पेड़ हैं। याद है कि हमने कैसे आम खाए थे? मेरा दिल चाहता है कि हम फिर वही जाकर आम खाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे पक्षी ने हामी भर दी। तो अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मंगतू को लगा जैसे ईश्वर ने उसकी सुन ली हो। वो खुशी से दौड़ता हुआ आया और जोरदार छलांग लगाकर
एक पक्षी की पीठ पर सवार हो गया। पक्षी भी अचानक आदमी से डरकर आकाश में ऊंचे उठ गए और उड़ते उड़ते आखिरकार सिंध के उसी जंगल में आकर उतरे जहां से वो बहारिस्तान गए थे। मंगतू जल्दी से उतरा और बहुत सारे आम तोड़कर पक्षियों के सामने रख दिए। पक्षियों ने सोचा कि ये आदमी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे मजे से आम खाने में व्यस्त हो गए और मंगतू ने घर का रुख किया। जब उसकी मां ने मंगतू को देखा तो वो बहुत खुश हुई और खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। जब उसने मंगतू की सारी बातें सुनी तो वो भी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरी ओर मंगतू का भेद खुल गया। जब राजा को राजकुमार की असली सच्चाई का पता चला तो उसने राजकुमार और उसकी बारात को अपने राज्य से निकाल दिया। राजकुमार को धोखा देने के जुर्म में देश निकाला दे दिया गया। राजकुमारी को भी इस बात का बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उसे समय पर ही सब कुछ पता चल गया था। राजकुमारी ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी उसके पति को, जो उस रात उसके पास था, ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम में 1,00,000 दीनार दिए जाएंगे। इस बड़े ऐलान से पूरे बहारिस्तान में हलचल मच गई। वक्त बीतता गया। उधर मंगतू ने अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया। वो लकड़हारा बन गया। उसकी बूढ़ी मां अब भी अपने बेटे के लिए किसी राजकुमारी से विवाह का आशीर्वाद देती रहती। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो 2 अजनबी व्यक्ति उसके पास आए और शहर का रास्ता पूछा। मियां लकड़हारे, हम बहारिस्तान से आए हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो बहारिस्तान की राजकुमारी से शादी करके भाग गया था। शायद वो आदमी हमें यही मिल जाए और हमें 1,00,000 दीनार का इनाम मिल जाए। मंगतू पहले तो उनकी बातें सुनकर थोड़ा घबराया। फिर उसने अपनी पूरी असलियत उन आदमियों को बता दी और उन्हें अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। निशानी के तौर पर उसने राजकुमारी द्वारा दी गई शाही अंगूठी भी दिखाई। वे दोनों व्यक्ति मंगतू को पाकर बेहद खुश हुए। फिर मंगतू अपनी मां को लेकर बहारिस्तान पहुंच गया। राजा और राजकुमारी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ मंगतू लकड़हारे से हो गया। इस खुशी में पूरे शहर को सजाया गया और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। वक्त बीतता गया और मंगतू लकड़हारा अब बहारिस्तान का राजा बन गया। उसे ये राजपाट अपनी मां के आशीर्वादों और सच बोलने की वजह से नसीब हुई थी।